हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आपका मेरे चैनल एसी मैकेनिक में स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। तो आपके जो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का एग्ज़ाम हुए हैं वह अच्छा ही हुआ होगा। उसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के जो वीडियो है वो भी डालूंगा थोड़े दिन बाद। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो एएलपी। अभी डीआरडीओ का तो एग्ज़ाम हो गया, अभी एएलपी की जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी कर लेते हैं। क्या पता उसमें नंबर आ जाए, इसमें नहीं आ रहे हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक है स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो स्प्लिट एयर कंडीशनर जो होता है वह किस तरह का दिखाई देता है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्प्लिट एसी, ये स्प्लिट एसी में ये इस तरह का ये जो भाग बना हुआ है इसको हम कहते हैं इंडोर यूनिट। ये कमरे के रूम के अंदर लगाई जाती है। और ये जो बड़ी मशीन होती हैं इसका नाम है आउटडोर यूनिट, जो कि बालकनी में या छत पर कहीं भी पाइप की सहायता से ले जाकर लगाया जा सकता है। और ये आता है एयर कंडीशनर का रूम। तो अभी हम आगे थ्योरी पर जाते हैं, फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। तो चलिए थ्योरी पर चलते हैं। स्प्लिट एसी के अंदर जो अलग अलग कैपेसिटी की स्प्लिट एयर कंडीशनर यूज किया जाता है कमरे की गर्मी को एब्जॉर्ब करने के लिए, कूल करने के लिए। तो ये लाइन है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि जो 1 टन एसी होती है वो कितना करंट लेती है, 6 एम्पियर का करंट लेती है। 1.5 टन की एसी 8.5 एम्पियर का, और 2 टन की एसी 11 एम्पियर का करंट लेती है। तो इसको याद करना बहुत आसान है। तो हमें केवल 1 टन का याद रखना है। कितना? 1 टन एसी 6 एम्पियर का करंट लेती है। फिर हमें 1.5 टन का पूछे तो 1 से 1.5, तो उसमें हम 2.5 जोड़ देंगे, है ना। 6 में 2.5 जोड़ देंगे तो 8.5 एम्पियर हो जाएगा। फिर हमें 2 टन का पूछ रहे हैं कितना एम्पियर करंट लेता है, तो हम 8.5 में 2.5 जोड़ देंगे, है ना। तो हमें 11 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। और 11 एम्पियर का करंट हमें मिल जाएगा। तो और अगर हमें 2.5 टन का एसी कितने एम्पियर का करंट लेता है, तो हम 11 में 2.5 जोड़ देंगे, है ना। 11 में 2.5 जोड़ देंगे तो 13 13 13.5 एम्पियर का करंट लेता है 2.5 टन का एसी। तो अब आगे लिखा हुआ है कि स्प्लिट यूनिट क्या होती हैं। स्प्लिट यूनिट क्या होती है, जो मैंने बताया था। स्प्लिट यूनिट जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक इंडोर और आउटडोर, 2 पार्ट होते हैं, तो उसे हम स्प्लिट यूनिट कहते हैं। और इसमें लिखा हुआ है स्प्लिट यूनिट में कि इसमें रूम एसी में इंडोर और आउटडोर दो अलग अलग सेक्शन लगे होते हैं। इंडोर और आउटडोर कौन से सेक्शन होते हैं जो मैंने बताया था, एक बार वापस बताता हूँ। इसमें ये देखिए दोस्तों, ये तो है इंडोर सेक्शन। ये स्प्लिट एसी का इंडोर सेक्शन है जो कि रूम के अंदर लगाया जाता है। और ये जो मशीन है इसमें कंप्रेसर लगा हुआ आता है, इसे हम आउटडोर सेक्शन कहते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि इंडोर यूनिट में इवेपोरेटर कोयल, ब्लोअर, एयर फिल्टर, एयर सर्कुलेशन के लिए लूअर और कंट्रोल पैनल लगा होता है। तो इंडोर यूनिट में कौन कौन से पार्ट लगाए जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडोर यूनिट जो रूम के अंदर होता है वह एसी होता है रूम के अंदर, जिससे हमें कूलिंग होती है, उसमें हम इंडोर कोयल लगाते हैं। ब्लोअर लगाया जाता है एयर को सर्कुलेट करने के लिए। फिल्टर लगाया जाता है एयर में जो धूल मिट्टी होती है रूम की एब्जॉर्ब करती है उसे फिन्स जो ट्यूब होती है उसके पास जाने से रोकने के लिए। ये सब लगाए जाते हैं समथिंग समथिंग। तो फिर आगे इंडोर यूनिट जो होती हैं उसे घर के अंदर लगाया जाता है। और फैन कोयल यूनिट भी कहा जाता है। इंडोर यूनिट जो होती हैं इसे हम फैन कोयल यूनिट भी कहा जाता है। पंखे से ठंडा किया जाता है जो ब्लोअर क्योंकि जो इंडोर यूनिट होता है उसमें तो गैस घूमती है ना, लिक्विड में, है ना। लो टेम्परेचर और लो प्रेशर का लिक्विड होता है, और उसमें जो ब्लोअर होता है उससे हवा को ठंडा किया जाता है, जिससे कि वह रूम की गर्मी को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, उबलने लग जाए। अब लिखा हुआ है कि जो आउटडोर यूनिट होता है इसे घर के बाहर लगाया जाता है। आउटडोर यूनिट को घर के बाहर लगाया जाता है। इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, कंप्रेसर, है ना। आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर होता है, एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, कंडेंसर फैन होता है, उसकी मोटर, सभी को आउटडोर यूनिट में लगाया जाता है। ये सभी जो पार्ट्स दिखा रहे हैं इनका मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा,
जिसमें हम आपको बताएंगे कंप्रेसर कैसा होता है, एयर कूल्ड कंडेंसर, कंडेंसर फिन, और जो आउटडोर यूनिट में लगाया जाता है सब पार्ट्स कैसे दिखाई देते हैं। अगला है कि पॉइंट में लिखा है रेफ्रिजरेशन की डिस्चार्ज और सक्शन लाइन आउटडोर और इंडोर यूनिट के साथ लगी होती हैं, है ना। जो सक्शन लाइन होती है वह आउटडोर डिस्चार्ज और सक्शन लाइन जो आउटडोर और इंडोर यूनिट के साथ कनेक्ट रहती हैं। और इंडोर और आउटडोर यूनिट में आपसी दूरी कम रखनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि आउटडोर इंडोर यूनिट के बीच में जो दूरी होती है वह ज़्यादा होगी तो सक्शन लाइन और लिक्विड लाइन का प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा, जिससे यूनिट की क्षमता कैपेसिटी घट जाएगी। इसलिए प्रेशर ड्रॉप को कम करने के लिए हम इंडोर और आउटडोर यूनिट की जो दूरी होती है उसे कम रखने का प्रयास करते हैं, ताकि कूलिंग अच्छी हो। अगर ज़्यादा दूरी होगी तो कूलिंग अच्छी नहीं होगी रूम में, इसलिए हम इसमें कम दूरी रखते हैं, कम पाइप लेके जाते हैं, छत पर ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं लेके जाते हैं। स्प्लिट यूनिट लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिकल का सवाल है। स्किल टेस्ट होगा ना डीआरडीओ में, उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात यह है कि स्प्लिट यूनिट जो होती हैं इसे स्प्लिट यूनिट जो होती है दोस्तों, इसे सूरज की रोशनी से बचाकर छाया में लगाना चाहिए। जैसे कंडेंसिंग यूनिट, जिससे कि कंडेंसिंग यूनिट को ताज़ी हवा मिलती रहे, इसे छाया में लगाना चाहिए, सूरज की रोशनी में नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि एयर कंडीशनर जो है सतह से 75 से 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। जो दीवार पर स्प्लिट एसी लगाया जाता है उसे सतह से, यानी कि जो रूम का फर्श होता है उससे 75 से 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। और हवा को घुमाने के लिए कम से कम 3 मीटर की खाली जगह होनी चाहिए। हवा के घुमाव के लिए स्पेस कितना होना चाहिए, 3 मीटर का होना चाहिए, है ना। जो जगह छोड़ी जाती है ना कंडेंसर यूनिट में, जो दीवार से दूरी 3 मीटर की रखनी चाहिए, ताकि एयर का सर्कुलेट बना रहे और जो कंडेंसर होता है वह जो रेफ्रिजरेंट होता है उसकी हीट को कम करता रहे और रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता रहे। आगे आता है कि वाष्पीकरण इकाई और संघनक इकाई के बीच दूरी कम से कम रखनी चाहिए। वाष्पीकरण यानी इवेपोरेटर इकाई और कंडेंसर इकाई के बीच दूरी कम से कम रखनी चाहिए। कम से कम दूरी क्यों रखनी चाहिए, प्रेशर ड्रॉप को रोकने के लिए। प्रेशर ड्रॉप को अगर नहीं रोका जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, कूलिंग नहीं होगी। अगला टॉपिक, अगली लाइन क्या लिखी हुई है कि यूनिट की कंडेंसर सेक्शन से डिस्चार्ज एयर स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो कंडेंसर का जो सक्शन होता है और डिस्चार्ज एयर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, डिस्चार्ज से स्पर्श नहीं करना चाहिए कंडेंसर जो सक करता है उस गैस का। और सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन की जो वायरिंग होती है वो अलग अलग होनी चाहिए दोस्तों। सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन जो होती है उसकी वायरिंग अलग अलग होनी चाहिए। यूनिट की मरम्मत के लिए जो स्पेस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जैसे कि हमें आउटडोर यूनिट को रिपेयर करना है, इसे हमने, है ना, सीढ़ियों के नीचे लगा दिया, ताकि लगा दे तो हमें जगह ही नहीं मिले कि इसके रिपेयर कैसे करें। तो इसलिए जगह भी पर्याप्त होनी चाहिए उसे लगाने के लिए, ताकि अगर उस रिपेयरिंग को कोई ख़राबी हो तो उसे आसानी से चेंज किया जा सके, आसानी से रिपेयर किया जा सके। इसलिए स्प्लिट एयर कंडीशनर के लाभ। स्प्लिट एयर कंडीशनर जो होती हैं इसके क्या क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ होता है इसे लगाने के लिए खिड़की और दीवार में जगह नहीं बनानी पड़ती, है ना। जो विंडो एसी होती है उसे लगाते हैं तो हमें खिड़की जो होती है उसमें होल करना पड़ता है, दीवार में बड़ा सा होल करना पड़ता है, जिससे कि हम विंडो एसी को लगा दें। लेकिन इसमें इतना बड़ा होल नहीं करना पड़ता है। इसको हम रूम में लगाते हैं तो क्या करना होता है, एक प्लेट लगाते हैं जो कि, और उसमें गिट्टे और कीले लगा के लेवल से नाप के उसमें हम इंडोर यूनिट को फिट कर देते हैं। और इसका लाभ होता है इसमें साउंड बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आउटडोर यूनिट को अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी लगा सकते हैं और ये साउंड बिल्कुल नहीं करती है, बहुत ही ईजी वे चलती है स्प्लिट यूनिट। और फिर आता है इंडोर यूनिट को रूम में लगाते हैं और आउटडोर यूनिट को टेरेस के ऊपर या बालकनी में कहीं भी लगा सकते हैं। और इंडोर यूनिट के जो कलर होता है ना, इंडोर यूनिट वाइट ब्लू वो सब हम रूम में जो कलर के उसके अनुसार चॉइस कर सकते हैं। तो स्प्लिट एसी क्यों प्रसिद्ध हुआ, पहला प्रसिद्ध होने का कारण क्या है, यह शोर नहीं करता, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये विभाजित रूम डिवाइड रूम की एयर कंडीशनर के लिए पर्याय है। यह विंडो एयर कंडीशनर यूज़ नहीं किया जाता, ये जो विंडो एयर कंडीशनर उसी का पर्याय है
अब विंडो एयर कंडीशनर का यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि विंडो एयर कंडीशनर नॉइज उत्पन्न करता है इसलिए। तो दोस्तों आज जो स्प्लिट एसी का टॉपिक है ये इतना हो गया है। कल मैं इसमें जो इंडोर यूनिट में कंप्रेसर कंडेंसर जो भी हैं उनके जो कैसे दिखते हैं उनके डायग्राम लेके आऊँगा। तो कल का वीडियो इस तरह का होगा। तो आप आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें। जो पुराने सब्सक्राइबर वो वीडियो को लाइक करें और जो नए व्यूवर्स हैं जो कि हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलेंगे जब ये स्प्लिट एयर कंडीशनर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहले अब थ्योरी पढ़ेंगे और फिर एमसीक्यू बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।